नरेंद्र मोदी को वाराणसी में हराने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी ने मैदान छोड़ दिया था। तभी यह तय माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी का समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार को मिल सकता है, लेकिन जब कांग्रेस ने अजय राय को वाराणसी में उम्मीदवार बनाया तो मुख्तार अंसारी के समर्थन का सस्पेंस गहरा गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी और अजय राय के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी पर अजय राय के भाई की हत्या का इल्जाम अभी तक है, लेकिन बरसों तक जानी दुश्मन रहे मुख्तार और अजय राय के बीच अब चुनावी दोस्ती हो गई है। मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने की अपील के साथ मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल ने अजय राय का समर्थन कर दिया है। इस बेमेल दोस्ती के बाद वाराणसी में वोटों का समीकरण कितना बदलेगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। साथ ही बहस इस बात पर भी शुरू हो गई है कि क्या बाहुबलियों के बूते मोदी को हराएगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सबसे दिलचस्प चक्रव्यूह तैयार हो गया है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल ने मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। जो भी ऐसे दल हैं देश के, उन सबको मोदी के खिलाफ समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और इसका हम स्वागत करते हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन बनारस की सियासी बिसात पर ये कहावत भी बदल गई है। मोदी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी और अजय राय नाम के दो पुराने दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। मुख्तार अंसारी का नाम अजय राय के भाई अवधेश राय के हत्या के आरोपियों की लिस्ट में है। हो सकता है बहुत से लोगों को यह फैसला अप्रत्याशित लगे, लेकिन दूरदृष्टि से बड़ा मकसद सामने रखकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। ऐसे लोगों का समर्थन कांग्रेस को मुबारक हो। I would have been embarrassed if you were supporting us. माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और अजय राय की जुगलबंदी के बाद वाराणसी में वोटों का समीकरण काफी बदलेगा। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मुख्तार अंसारी का समर्थक माना जाता है। इसी वोट बैंक के बूते 2009 के चुनाव में मुख्तार अंसारी को बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर 1,85,911 वोट मिले थे। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के इसी जनाधार पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की नजर भी थी। मुख्तार अंसारी ने जिस दिन चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, तभी से आम आदमी पार्टी की बाछें खिल गई थी। अंसारी जैसे लोग के समर्थन के बारे में तो आप नहीं सोच सकते ना कि अगर मुख्तार समर्थन सारे करें, समर्थन की क्या, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें, सपा बसपा या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इस सिलसिले में कोई पहल नहीं किए और जो संदेश दिए गए उसमें कहीं से ये गुंजाइश नहीं थी कि किसी और के विषय में कोई बात सोची जाए। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिलने के बाद अब सबकी निगाहें मोदी विरोधी बुद्धिजीवियों पर टिकी हैं। कई मशहूर साहित्यकारों और कलाकारों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो 4 मई को खुली सभा करेंगे, जिसमें तय किया जाएगा कि मोदी को हराने के लिए किस उम्मीदवार का समर्थन किया जाए। अब तक काशी में मोदी त्रिकोणीय लड़ाई में दिख रहे थे, लेकिन अब जिस कदर मोदी विरोधी वोटों का बिखराव रोकने की मुहिम तेज हुई है, उससे ये सवाल बड़ा और दिलचस्प हो गया है कि क्या मतदान आते आते वाराणसी में आर पार की जंग छिड़ जाएगी।
एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। तो आपने देखा डॉन से दोस्ती कांग्रेस को कहां ले जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, संदीप दुबे जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और रविदास मेहरोत्रा साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक डॉन का हाथ मांगना पड़ रहा है, क्या चक्कर है? देखिए, आपको ये पता होगा कि अफजाल अंसारी साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा था कि हम 29 तारीख को डिक्लेयर करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, हमने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, ये फैसला उन्होंने खुद किया है। गुलाम नबी आजाद मिले, उन्होंने कहा बातचीत हुई है, तो जाहिर है कि उन्होंने बनारस के हित में, मुझे नहीं मालूम, चूंकि मुझे आपको नहीं मालूम होगा, हम जानकारी दे देते हैं आपको, की और मुमकिन है की हो, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अगर की होगी तो बनारस के जनता का जो हित है उसको सामने रख करके, देखिए दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं और दोबारा वापस जाने वाले नहीं हैं, इसलिए बनारस के लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की और बहुत सारी चैनल से ये बात सामने आ रही थी कि वहां पर जो लोकल कैंडिडेट हैं अजय राय साहब, उनको बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है लोगों का, और मेरा ख्याल है इसको सामने रख करके, पुराने तमाम डिफरेंसेस को भुला करके अफजाल अंसारी साहब ने आज ही ऐलान किया है। तो आपको लगता है कि डॉन का साथ अच्छा है, दाग अच्छे हैं आपके साथ? राहुल गांधी ने तो अपराधियों वाला बिल फाड़ के फेंक दिया था, उसका क्या हुआ? राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे गुलाम नबी आजाद? अब देखिए, ऐसा है, ये तो अब आप अगर सर्टिफिकेट पहले ही देकर डॉन का चल रहे हैं तो फिर बहस फजूल है, क्योंकि आपने तो तय कर ही लिया है कि वो डॉन है। तो मुख्तार अंसारी क्या है? पिछली बार 17 गांधीवादी नेता, तो क्या मुख्तार अंसारी एक गांधीवादी नेता है? मैंने वो भी नहीं कहा। तो क्या है मुख्तार अंसारी? वो मैंने नहीं कहा, लेकिन आपने डॉन का सर्टिफिकेट दिया है, तो ये पूरी दुनिया उनको कहती है, स्टाइल हो सकता है। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। क्यों? मैं तो उनको एक पॉलिटिकल लीडर समझता हूँ। मीम अफजल साहब, आज ही जो है उनके केसों की लिस्ट छपी है, 27 जो है बड़े आपराधिक मुकदमे, जिसके कारण वो जेल में है। लेकिन दीपक जी, मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाहूंगा, कई बार जो कुछ सामने दिखाई देता है, क्या उसका परिणाम वैसे ही आता है? अब इस समय कांग्रेस को यह लग रहा होगा कि 1,85,000 ये और अजय राग का 1,23,000 अगर हमको मिल जाता है तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये अंगणित इतना आसान नहीं है। पिछली बार मुख्तार अंसारी बसपा के उम्मीदवार थे और बसपा की वहां उस समय सरकार थी, तो जो मुख्तार अंसारी को वोट मिला था उसमें दलितों का और मुसलमानों का और जो ब्राह्मणों का एक बड़ा मत था, वो सारा मिला था, तब जाके वो 1,85,000 वो मुख्तार अंसारी को वोट नहीं था। और अजय राय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, और दीपक जी आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसका वोट परसेंटेज 23 से लेकर 25 के बीच 1993 से लगातार बना रहा है। पहली बार वो 29.29% हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से अजय राय को मिला था, इसलिए इसका अंगणित समझना पड़ेगा। जो कौमी एकता दल है, जब ये पार्टी बनी तो इसने पिछले विधानसभा चुनाव में 43 स्थानों पर दीपक जी उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से केवल 2 जगह जीता, बाकी में दूसरे स्थान में केवल 1 जगह था, सब जगह जमानत जब्त हो गई है, और उसमें बनारस की 1 सीट पर भी वो दूसरी जगह नहीं थी। वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अंकगणित अभी दिखाया जा रहा है, वैसा ही अंकगणित पहला तो यह नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो कम वोट आया था, तो अपना दल ने 65,000 वोट काटे थे। इस बार अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और तीसरी बात कि कांग्रेस को पिछली बार जो वोट आए थे वो केवल 66,386 थी। तो अगर कांग्रेस के वोट को हिसाब से देखा जाए तो ये अंकगणित कांग्रेस के पक्ष में बहुत नहीं जाने वाला है, बल्कि इसका उल्टा परिणाम ये होगा कि आज जो कुछ घोषणा हुई है
कल जो 14 सीटों के चुनाव में भाजपा को 1-2 सीट कम भी आने वाली होगी तो ऐसा ध्रुवीकरण होगा इसकी विपरीत प्रतिक्रिया में कि संभव है कि कांग्रेस की जो 6 सीटें हैं उसमें ज्यादातर ये लूज कर जाएं आज की इस घोषणा के बाद। सुधांशु मित्तल जी, आपको क्या लगता है? मैं अवधेश जी की बात से पूर्णतः सहमत एक चीज के लिए हूं कि चुनाव की गणित, चुनाव की अंक वाइज जो विश्लेषण है वो शायद चुनाव की केमिस्ट्री से अब की बार मैच नहीं करने वाला है। अदील, देखिए ये लोग सब क्या समझाएंगे, इतने लाख मुसलमान, इतने लाख भूमिहर, अच्छा यहां का जो है ब्राह्मण वो भी नाराज है, तो इस तरह पेपर पे ये आपको दिखाएंगे कि देखिए अब जो है मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। लेकिन असलियत कुछ और है। देश के सामने ये जात, धर्म, ये छोटे मुद्दे नहीं बचे हैं, कई दिनों से नहीं बचे वैसे तो, लेकिन खास तौर से 2014 के चुनाव में देश के सामने मूल मुद्दे जो हैं उस पे देश जो अपना मत दे रहा है। भ्रष्टाचार पे दे रहा है, महंगाई पे दे रहा है, असुरक्षा पे दे रहा है, युवा शक्ति के भविष्य के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, इन सारे विषय पे लोगों का चिंतन है, लोगों में आक्रोश है, कुशासन के प्रति लोगों में इस समय अंतरात्मा से लोगों में एक गुस्सा है कि नहीं ये बहुत हो गया, अब हमें इसको रोकना है। और उसके सामने एक विकल्प उनको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा दिख रहा है जहां सुशासन की उम्मीद और कल्पना साकार होती दिख रही है। तो ये सुशासन बनाम कुशासन का चुनाव है। इसलिए एक बड़ा अच्छा उर्दू का शेर था, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। ये बाकी जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके लिए कहा है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, कि 2 और 2 नहीं होने वाले हैं। इस चुनाव में जनता जो है बहुत जागरूक है, जनता सब जानती है। अब आप देखिए कि मुकाबला क्या है। एक नरेंद्र मोदी जो न केवल आशा का प्रतीक है, किरण है, वो सुशासन के प्रतीक है। 360 डिग्री विश्वसनीयता है उनकी वैचारिक विश्वसनीयता है, चारित्रिक विश्वसनीयता है, प्रशासनिक विश्वसनीयता है, उनकी विकास की विश्वसनीयता है। इस विश्वसनीयता के सामने आप क्या सोचते हैं? वाराणसी की जनता जो है वो जानती नहीं है क्या वो अजय राय जी को चुनने वाली है या फिर वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनने वाली है? हम किस कल्पना में बैठे हुए हैं? आज किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं वो दोहराना चाहता हूं कि देखिए, आलू का कोई मजहब नहीं होता, प्याज का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती है, उसकी महंगाई हर एक को काटती है। वैसे ही आज देश के अंदर हर एक आदमी सुशासन चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, महंगाई से मुक्ति चाहता है। कहां इन छोटे छोटे चीजों के ख्याल रख के लोग वोट देने वाले हैं? और मैं एक और कहना चाहता हूं, आप मुसलमानों के साथ जाति कर रहे हैं, उनको एक प्रिज्म में देख रहे हैं, एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो कोई ऐसा समूह है जिसको कोई भी हाँक सकता है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, आज उनके सामने भी यही विषय है। महंगाई उतनी ही कचोटती है उस मुसलमान गृहिणी को जितनी एक हिंदू गृहिणी को करती है। भ्रष्टाचार से वो भी इतने त्रस्त हैं। बिल्कुल। तो सब में अच्छा, मैं एक और अब कांग्रेस के आचरण के बारे में एक शब्द आचरण के बारे में, उतनी ही कचोटती है उस मुसलमान गृहिणी को जितनी एक हिंदू गृहिणी को करती है। भ्रष्टाचार से वो भी इतने त्रस्त हैं। बिल्कुल। तो सब में अच्छा, मैं एक और अब कांग्रेस के आचरण के बारे में एक शब्द आचरण के बारे में कह दूं इनके। एक हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बड़ी बातें करना, उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, बहुत आसान है। राहुल गांधी जी अब मूल्यों पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, वो डीक्रिमिनलाइजेशन की बात कहते हैं, वो प्रधानमंत्री का भी अपमान करने को तैयार है अगर जब सुप्रीम वो फैसला आता है। लेकिन यहां पे हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनके घर जाके उनका समर्थन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन मैं एक बात बतला देता हूं, कितनी भी ध्रुवीकरण कर लीजिए, ना तो इस देश का हिंदू जो है वो गुमराहित होने वाला है, ना इस देश का मुसलमान गुमराहित होने वाला है। वो संकीर्ण राजनीति नहीं करने वाला है
और आपके औंधे मुंह इसमें खाएंगे। और जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा, इसका नतीजा ये जो आपने एक बहुत ही जिसको कहते हैं विनाशकारी एक कदम उठाया है, इसका नतीजा बाकी जगहों पे क्या होने वाला है उसकी कल्पना कर लीजिएगा। बस मैं तो इसमें इतना ही अभी कहना चाहता हूं। मीम अफजल साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अध्यादेश को फाड़ा था, आज मुख्तार अंसारी से हाथ मिलाकर आपने उस पूरी फिलॉसफी को फाड़कर फेंक दिया है? ये देखिए, गुलाम नबी आजाद की कार जा रही है अंदर ताज होटल में उनसे मिलने के लिए। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपने अभी अवधेश जी का ने जो अभी अपना तजिया पेश किया, उससे यह साबित हो रहा है, मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ मुसलमान ही डॉन के साथ हैं, ये ऐसी लोगों की भावना है शायद, लेकिन ये अवधेश जी से पता लगा कि ब्राह्मणों ने भी साथ दिया था डॉन का और दलितों ने भी साथ दिया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाराणसी जैसी जगह पर, जहां पर बड़ा मिक्स कल्चर है, जहां आदान प्रदान बहुत लोग करते हैं आपस में, वहां पर मुख्तार अंसारी को सपोर्ट रहा जबरदस्त, ब्राह्मणों का भी बकौल उनके और दलितों का भी। तो हम टेलीविजन डिबेट में चाहे किसी को डॉन कह लें, 27 केसेस का हवाला दे दें या कुछ भी कह दें, वो एक अलहदा बात है। और अभी सुधांशु मित्तल जी बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। पहला मशवरा तो उनके लिए यह है कि आपके जितने भी प्रवक्ता आजकल टीवी चैनलों पर आते हैं पिछले 8 महीने में, उनकी बात मोदी जी की तारीफ से शुरू होती है, मोदी जी की तारीफ पर खत्म होती है। मेरा ख्याल है लोग बोर हो गए हैं, काफी तारीफ लोगों तक पहुंच चुकी है। 10,000 करोड़ रुपया आपने पब्लिसिटी पे खर्च किया है और खासा लोगों तक पहुंच चुकी है उनकी तारीख। अब आप जैसे लोगों की रोज टीवी चैनल्स पर जो वक्त अपना जाया करते हैं, बजाय बहस करने के आप उनकी शान में कसीदे जो पढ़ते रहते हैं, मेरे ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है। आप मतलब की बात किया करें तो ज्यादा अच्छा है। और जो ध्रुवीकरण की बात हम पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। ध्रुवीकरण की राजनीति 8 महीने 9 महीने पहले जब मोदी जी आए थे, तो उनकी हर तकरीर का अंदर टीप का एक बंद हुआ करता था जो ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहा था। नाम तो वो विकास का लेते थे, लेकिन उनकी तकरीरों की इनडायरेक्ट सारे अटैक जिस तरह के होते थे, चाहे वो टेररिस्टों के नाम पर हो, चाहे वो शहजादे के नाम पर हो, चाहे सिकंदर आजम को पटना पहुंचाने के नाम पर हो, या उस तरह की बहुत सारी बातें जिसका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं, वो सब ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहे थे। और बीजेपी पहले से तय किए बैठी हुई थी कि उन्होंने आखिर में जाकर के ध्रुवीकरण करना है और इस देश में कम्युनल राजनीति को एक बार फिर फरोग देना है। और इनका जो विकास का मुद्दा था, जो गुजरात से शुरू हुआ था, वो मुजफ्फरनगर आते आते अमित शाह साहब ने उसको ढा दिया और वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमको बदला लेना है। उससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली में कह दिया था कि ओखला का इलाका जो है वो टेररिस्टों का इलाका है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इनके दिल्ली के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन जी ने कहा था कि पार्टी का ऐसा व्यू नहीं है और ये गलत है। तीसरा जो टीप का बंद लगाया था वो थे बिहार के इनके नेता, जो इस देश के 90% लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे। चौथे थे तगोड़िया जी, जिन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के मकानों पे कब्जा कर लो, मुकदमा होता है तो देख लिया जाएगा। ये बहुत सुन चुके हैं मीम अफजल साहब। बात हो रही है कि आज आपने मुख्तार अंसारी का हाथ थामा है, बात हो रही है कि आज आपने एक बाहुबली का हाथ थामा है, उस बाहुबली का माफ कीजिएगा जिसके लिए अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था। मीम अफजल साहब, मैं आपको बीच में से टोकता नहीं हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको कभी टोकता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा जरा। एक कि मैंने ये कहा था कि चूंकि मुख्तार अंसारी बसपा के उम्मीदवार जरूर दीजिए, इस नाते दलितों और ब्राह्मणों का भी वोट मिला था। मैंने ये भी कहा कि जब उन्होंने कौमी एकता दल बनाया, 43 सीटों पर चुनाव लड़े तो केवल 0.55% वोट आया था, तो वो इतना बड़ा नहीं है।
वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वोट थे, मुख्तार अंसारी के वोट नहीं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वोट थे, मुख्तार अंसारी के वोट नहीं। इसको ध्यान रखिएगा मीमंदे साहब। दिया किसको था ये तो बता दें। वो तो पार्टी के उम्मीदवार को मिला। मैं कह रहा हूँ दिया किसको था वोट? मुख्तार अंसारी को दिया था ना, चाहे पार्टी हाथी को दिया था, हाथी को। वो बसपा को वोट हाथी को दिया था, हाथी तो को। लोग पार्टी को वोट देंगे, डॉन को नहीं देखते ना। रविदास मेहरोत्रा जी के पास चलते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, आपको नहीं? बहुत बढ़िया, वहां मुख्तार अंसारी नहीं थे। चलो बहुत अच्छा है, मुख्तार अंसारी आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी फाइट हो वहां डॉन पर। नहीं था वो, लेकिन अगर रविदास भाजपा के कैंडिडेट थे तो बिल्कुल साफ सुथरे थे वो। हमने कहा तब भी उनको डॉन ही कहा गया था, तब भी उनको डॉन ही कहा गया था। और उसी के चलते मुरली मनोहर जोशी जीते थे, क्योंकि वहां पर सिंपल ध्रुवीकरण हो गया था। फिर लोगों ने वोट लगा कि वहां पर सिंपल ध्रुवीकरण हो गया था, और यही ध्रुवीकरण इस बार आप करवा रहे हैं। वहां पर डॉन कहने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो मोदी जी को भी पता नहीं क्या क्या कहा गया, फिर भी जीत के आए थे, नहीं जीत कर आए थे। आप लोग तो बैठ करके सारा आकलन करते कहते मोदी जी जीत के आए हैं, जनता उनको जिता रही है, उनके बारे में भी तो बहुत कुछ कहा गया था। दुबे जी, आपकी भी लार टपक रही थी मुख्तार अंसारी के वोटों पर। नहीं, हमारी तो टपक ही नहीं रही थी। ये पाखंड की जो राजनीति है, भाजपा कांग्रेस को देखिए, ये राजनीति हमारी पार्टी नहीं करते। हम 67 ईयर्स में देखिए, वोट जिसका भी है, एक वोट जो भी चाहे वो जो भी व्यक्ति है, हम सबसे मांगे जो वहाँ का वोटर है उसको नमस्कार है, सलाम है। हम तो एक एक मुद्दे, अपने जो मुद्दे हैं, अभी सुधांशु मित्तल जी बड़े भैया हैं, वो जो मुद्दे गिना रहे थे भ्रष्टाचार से लेके सारे, उन मुद्दों पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। यही तो अंतर है हमारी और बीजेपी दोनों पार्टियों में, कि हम लोग मुद्दे को लेके जनता के बीच गए हैं। वहां की जो समस्या है, बनारस की जो समस्या है, एक एक समस्या को हम संकलित करके और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि वो समस्या ये आपके क्षेत्र में है, उसका समाधान ये होगा। तो हम लोग जब भी समस्या एकत्र कर रहे हैं, आज पूरे देश में क्या समस्या हो गई? जात की राजनीति हो रही है, पाखंड की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। जब मुद्दे की राजनीति पे बात होती है और अरविंद जब मुद्दे की राजनीति करते हैं गांधीवादी तरीके से, तो दिक्कत हो रही है सबको। इसीलिए सब हमारे नेता अपनी टोपी पर जब मुसलमानों के बीच जाते हैं तो उर्दू में चीजें लिख के जाते हैं। फिर देखिए, आपकी सवाल यह है कि यही प्रतीक है कि यहाँ गलत है ना, कांग्रेस और भाजपा के पतन में तो समय भी लगा है। आम आदमी पार्टी तो पैदा होते ही उसका पतन हो चुका है। अगर ये देश को आप चाहते हैं सही देश हो, तो ये चीजें तो हमें निकालना पड़ेगा। जितना हमें उर्दू से प्यार, उतना हिंदी से प्यार करना पड़ेगा। हम लोग उर्दू के विरोधी थोड़े हैं, लेकिन वोट मिलने के लिए आपने जैसे मुसलमानों के बीच में जिस तरह से आप ताना मार रहे हैं, गाँव में जैसे देहाती औरतें ताना मारती है, ये तो बिल्कुल गलत है। उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान है? आज जो बात हो रही है मुख्तार अंसारी जी की, और यही कांग्रेस के लोग, मैं एक दिन इसी टीवी चैनल में जब बैठा हुआ था तो बार बार दोषारोपण किया जा रहा था कि डॉन का समर्थन अरविंद लेंगे, और ये किस तरह की राजनीति हो गई है। और आज उसी के समर्थन पे साबित हुआ, पूरा देश आज देख रहा है कि जिस तरह से भीम अफजल साहब भी बोल रहे हैं कि किस तरह से राजनीति के जो अपराधीकरण है उसको किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, और देश को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमें एन केन प्राकेन किसी तरह सत्ता चाहिए। और जनता इतनी दुखी है, कांग्रेस की जनता इतनी दुखी है, दुखी है। सुन लीजिए कि कांग्रेस इस भारत को जब जाएगी तो सारे लोग हर गंगे, वही फिसल गया तो हर पैर फिसल गया तो हर गंगे। रविदास जी मुद्दों पे राजनीति ला रहे हैं। रविदास जी, इस गठबंधन के बाद क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी रेस से बाहर हो जाएगी बनारस में? देखिए दीपक जी, जब ये खबर मुझे मालूम हुई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो अजय राय हैं, उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं। और आज अजय राय अपने भाई के हत्यारे मुख्तार अंसारी के आरोपी जो हैं उससे सपोर्ट मांग करके उनसे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये चाहते हैं कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है वो रोका जाए, और आज जनता के मुद्दों से ध्यान बांटने का काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें जो देश को बांटना चाहती हैं, जो नफरत की राजनीति कर रही हैं, जो लाशों के ढेर पर राजनीति कर रही हैं, वो लोग चुनाव हारे, लेकिन चुनाव वो लोग हराएं उनको जिनका संघर्ष का इतिहास है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं, वो लोग चुनाव जीते। आज सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का, और यूपीए की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है।
जनता परिवर्तन करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है और ये चाहती है कि जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं वो सत्ता में न आने पाए। आज इस घटना के बाद से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और तीसरा मोर्चा बना हुआ है वो एक नए विकल्प के रूप में, एक नई शक्ति के रूप में जनता को दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर चुनाव होने का काम करे। जो बनारस में हो रहा है वही काम लखनऊ में होने का काम हो रहा है। तो एक शेर के माध्यम से बात कहनी है कि अगर चिरागों की हिफाजत उन्हें सौंपी गई तो रोशनी के शहर में सिर्फ धुआं रह जाएगा। इसलिए आज देश को बांटने की, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। उसको रोकने के लिए जो देश की जनता है उसको इकट्ठा होना पड़ेगा और जो सेकुलर लोग हैं उन सेकुलर लोगों को इकट्ठा होकर के जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं उनको रोकने का काम करना पड़ेगा। और जो तीसरी शक्ति है, जो नई शक्ति का उदय हो रहा है, वो तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को लोग वोट दें, ये आपके माध्यम से लोगों से मेरी अपील है। चलिए, आपका सेकुलर नहीं है, आपकी नजर में कांग्रेस सेकुलर नहीं है। आपका टेप रिकॉर्डर बंद हुआ। रविदास मेहरोत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप मुख्तार अंसारी को डॉन मानते हैं? जी, क्या आप मुख्तार अंसारी को डॉन मानते हैं? अंसारी को डॉन मानते हैं? जी नहीं, आपके कहने से तो नहीं मानूंगा। नहीं, दुनिया के कहने से तो मानेंगे, आपके कहने से तो नहीं मानूंगा। अरे आप बताइए उन्हें क्या मानते हैं? नहीं, दुनिया तो नहीं कहती। किसके कहने दुनिया नहीं कहती? हमारे पास जो बहुत लोग आते हैं वहां से वो उन्हें डॉन नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी को डॉन कहने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा डॉन की परिभाषा क्या है। कृष्णानंद राय की हत्या का इल्जाम है उन पर। अवधेश राय का भी जो नाम, अवधेश राय की हत्या, अजय राय के भाई की हत्या का इल्जाम है उन पर। अवधेश राय करने वाले डॉन कहलाते हैं, कुछ और कहलाते हैं? जी, मैं कह रहा हूं ना, जिन पर कत्ल का इल्जाम होता है वो डॉन कहलाते हैं क्या? हत्यारा कहेंगे फिर आप? हत्या के आरोपी कहेंगे? हो सकती है, मेरी तो नहीं है। नहीं, हत्या पर एक्सटॉर्शन भी है, उन पर किडनैपिंग भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हत्यारा कैसे कहेंगे? आरोपी है, उन पर राइट भी है, आरोपी है, तो वो सारे मिला करके डॉन होता है ना। आप बता दीजिए ना कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस? 27 बता रहे थे। मुझे कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, मैंने आज टोटल डाउनलोड किया था। नहीं, फिर से बता दीजिए। रॉयटिंग, उसमें सारे हैं, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, लूट है, डकैती है, उसमें मर्डर है, उसमें जो है जबरन ठेका लेने का मामला है, वो सारे जितने भी हो सकते हैं एक डॉन पर, वो सारे मुकदमे हैं। गैंग वॉर के मामले हैं, गैंग वॉर के, तो वो सारे उन पर हैं। तो अब क्या चाहिए परिभाषा के लिए? अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, आप बड़ी तफसील पेश कर रहे हैं, मुझे मालूम है आपका इंटरेस्ट क्या है। ये बताएं, सजा हुई है किसी में? नहीं, अब ये तो अब इसका मतलब ठीक है, सजा नहीं हुई तो उसको हम लोग सजा हुई किसी में? अपराध तो हम क्या उनको निरपराध मान लें? मोदी जी को सजा हुई? अरे मोदी जी को सजा हुई क्या? अब मोदी जी को सजा हुई? मतलब आप बोल रहे हैं कि तो 3000 लोगों के उनके दौर के अंदर कत्लेआम हुआ, उस पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। सुधांशु भाई, 1 मिनट। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी और मुख्तार अंसारी दोनों एक है? आप ये कह रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप यही कह रहे हैं? जो तर्क दे रहे हैं, जो पत्रकार के रूप में ये तर्क दे रहे हैं, उनकी पहले मैंने बात सुनी, उसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। लोग वहां पर ब्राह्मण भी वोट डाल रहा है डॉन को, दलित भी वोट डाल रहे हैं, मुसलमान भी डाल रहे हैं। इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि मुसलमान सारे डॉनों के साथ होते हैं। रूप में ये तर्क दे रहे हैं, उनकी पहले मैंने बात सुनी, उसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। लोग वहां पर ब्राह्मण भी वोट डाल रहा है डॉन को, दलित भी वोट डाल रहे हैं, मुसलमान भी डाल रहे हैं। इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि मुसलमान सारे डॉनों के साथ होते हैं। अच्छा, विकिपीडिया को मानते हैं क्या? अवधेश जी कहा कि उन्होंने ये साबित किया कि डॉन के साथ सारे लोग थे वहां पर। सर, वो बसपा का वोट था जो मैंने कहा। तो अगर मायावती जी की पार्टी से लड़ेगा, मुलायम सिंह की पार्टी से लड़ेगा, कांग्रेस से लड़ेगा, तो फिर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, डॉन तो नहीं होगा ना।
घोसी में आप उनको समर्थन देने जा रहे हैं, आपकी पार्टी, मालूम है ना कि मुख्तार अंसारी घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देने जा रही है और उसी आधार पर उन्होंने वाराणसी से आपको समर्थन देने का फैसला किया है। केवल आपको समर्थन नहीं है, घोसी में कांग्रेस पार्टी, घोसी में वो तो एक ही बात है जो आप पहले कह चुके हैं, मैं तो उसी का तर्क दे रहा हूं। मीम अफजल साहब, मेरा सवाल हम लोग नहीं करते हैं, आप एक पत्रकार रहे हैं और आप इस प्रकार की बात कांग्रेस में करेंगे तो हम लोगों के लिए फिर किससे बात करने की स्थिति रह जाएगी। मैं पत्रकार भी हूं और कांग्रेस का तर्जुमान भी हूं, कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं मीम अफजल साहब, मैं अपनी राय नहीं बनाता हूं यहाँ पर बैठ के। मीम अफजल साहब, आप अगर कहीं और से राय बनाते हो तो ये आपका अपना मामला हो सकता है। नहीं, मेरा प्रोग्राम देखकर देश राय बनाता है। मैं देखता हूँ मेरा प्रोग्राम देखकर देश राय बनाता है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप विकिपीडिया को मानते हैं? आप विकिपीडिया को मानते हैं? नहीं, मैं आपके प्रोग्राम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप विकिपीडिया को मानते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम को चैलेंज नहीं किया। नहीं सर, अगर मैं आपके प्रोग्राम के बारे में न समझता हूं कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है तो मैं यहाँ आना, मेरा सवाल आपसे था, मैं हमेशा आता हूं आपके प्रोग्राम में। आप विकिपीडिया को मानते हैं? विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। अब मैं पढ़ सकता हूँ मुकदमा। जी बताइए, आप मानते हैं ना? क्या मनवाना चाहते हैं? अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे और उसमें मुख्तार अंसारी के इंट्रो पर जाएंगे तो उनके इंट्रो पर लिखा हुआ है मुख्तार अंसारी, एक गैंगस्टर ऑफ वेस्टर्न यूपी। इसको मानेंगे आप? ठीक है, विकिपीडिया की अपनी राय हो सकती है। और एक सजा भी हुई है, आपको बता रहा हूं मैं, आर्म्स एक्ट और टाडा अधिनियम के तहत मोदी का, सर, मोदी 5 फरवरी 2003 को मीम अफजल साहब, आर्म्स एक्ट व टाडा अधिनियम के तहत 5 फरवरी 2003 को मुख्तार अंसारी को 10 साल कारावास और 5.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। यह सजा दिल्ली स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्पेशल टाडा अधिनियम में सुनाई, लेकिन बाद में वो सजा पलटा है तो ये एकदम कहेंगे कि भैया सजा नहीं हुई है तो है, वो सब चल रहे हैं मुकदमे उन पर। माया कोडरानी का नाम भी ले दीजिए, बाबूभाई बुखारिया का भी नाम ले दीजिए। 3 साल की सजा है, तो मोदी जी की कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अरे माया कोडरानी को 29 साल की सजा है, वो तो देश जानता है। गुंडों को और बदमाशों को कौन सपोर्ट कर रहा है? नहीं, माया कोडरानी, मुख्तार अंसारी, हम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं आज। मुख्तार अंसारी को क्या आप रॉबिनहुड मानते हैं क्या? न्यू एज रॉबिनहुड? नहीं, जब मुख्तार अंसारी की बात होगी तो दूसरों की बात भी होगी जरूर। नहीं, आज मुख्तार अंसारी का दिन है मीम अफजल साहब, आज पुरानी बातें भूल जाएं, आज मुख्तार अंसारी की बात करें। नहीं, वो तो मुझे लग रहा है, मुझे मालूम है कि उसका दिन है, लेकिन जब आप किसी और इसका दिन याद दिलाएंगे तो मैं कुछ दिन और भी याद दिलाऊंगा ना। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए इस पैनल पर कौन बैठा है? सुधांशु भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान या ये अवधेश सिंह जी बैठे हुए हैं? अवधेश जी तो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है वो। सुधांशु जी, इनका शुक्रिया तो अदा करते हैं आप कम से कम। सुधांशु जी, आप ही बता दीजिए कि मुख्तार अंसारी क्या है? मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। काफी स्वतंत्रता नजर आ रही है पत्रकारिता में मुझको। आप तो वैसे इतना संयम से बात करते हैं, आज आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि आपकी बात में तो हमेशा मुझे इतना एक वॉइस नहीं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, वो सुनता था। आज शायद एक ऐसा ब्रीफ आपको मिल गया जिसको डिफेंड करना कैसे करें आपकी एक मजबूरी होती जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस विषय में आपकी कन्विक्शन आ सकती है, क्योंकि धर्म और अधर्म, सत्य असत्य, ये दोनों का कभी मुकाबला ही नहीं हो सकता। और जहां तक आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, आपने कहा भाई सजा नहीं हुई है, दाऊद इब्राहिम जो हैं उनको भी सजा नहीं हुई अभी तक, एक बात। दूसरी बात, आपने बार बार कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है भाजपा करना चाहती है, अमित शाह करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, उनका हिडन एजेंडा है। एक मैं चुप रहता हूं, मेरी बात सुन ले। अभी मोदी जी लेकर आएंगे ना दाऊद इब्राहिम को, बोल तो दिया उन्होंने, आपके सजा हो जाएगी। मैं बहुत हैरान हूं कि आप बीच में बोले, आपकी तहजीब ही नहीं है कि आप बीच में बोलते हैं, आप कभी बीच में नहीं बोलते।
मैं 1 मिनट बस खत्म कर लूं, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। कुछ सत्य भी जान लीजिए। 92 के बाद 93 में यूपी में हम जीते नहीं थे, हारे थे। हम 96 में भी नहीं जीते, हम 98 और 99 में जीते। 2002 के बाद 2004 में हम हारे। तो भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत हम करते हैं, क्योंकि रणनीतिकार अगर हैं तो वो समझते हैं कि किसमें उनका फायदा किसमें नहीं है। देश का फायदा सबसे बड़ा फायदा है, और देश का फायदा ही नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की बात हो, क्यों देश के मुद्दे ही अलग हैं। अभी रविदास जी जो मुद्दे गिनवा रहे थे, लग रहा था जैसे वो मेरी वकालत कर रहे हो और मेरी बात को सामने रख रहे हो। बाद में जरा सा उन्होंने यूपीए के साथ फिर का थर्ड फ्रंट वगैरह की। तो ये कहना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल मैं रोज सुनता हूं कि कांग्रेस कह रही है हम थर्ड फ्रंट को समर्थन दे देंगे, थर्ड फ्रंट कह रही है हम कांग्रेस का ले लेंगे। तो ये नूरा कुश्ती जो चलनी है इन दोनों के आपस में, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यूपीए 2 ने सारी चीजें खराब कर दी, भ्रष्टाचार भी था, महंगाई भी था, और आज तक समझ लीजिए सपा ने आज तक अपना समर्थन यूपीए 2 से और कांग्रेस से नहीं करा है वापस। तो ये खुद ही दिखाता है कि कितनी बड़ी नूरा कुश्ती हो रही है। ऊपर से लड़ाई कर रहे हैं, अंदर से दोनों साथ मिले हुए हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आपकी कथनी और करनी में फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि सब जनता जानती है। आप वो कहते हैं ना, बिल्ली आंख मींचने तो क्या बिलाऊ नहीं आएगा। आप सोच लें कि नहीं जनता समझेगी नहीं, तो महाशय जनता सब समझती है। आप दोनों की नूरा कुश्ती समझती है, कैसे आप जो है सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं ध्रुवीकरण करवाने के लिए। मुसलमानों का वोट किस तरह ध्रुवीकरण में आपको मिल सके, आप दोनों ही एक चीज कर रहे हैं। आपको लगता है मोदी का खौफ दिखाया जाए, अरे भाई मोदी आ गया, इकट्ठे हो जाओ, वोट दे दो। इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। 12 साल का मोदी का कार्यकाल लोगों के सामने है, उनकी विश्वसनीयता सामने है, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन सामने है, उनकी चारित्रिक विश्वसनीयता लोगों के सामने है कि आप भी उसी बात पे चले गए सुधांशु जी। 1 मिनट, आप भी उसी बात पे चले गए जो रोक रहे थे मीम अफजल साहब को। नहीं, इसमें प्रश्न ये है सुधांशु जी की अफजाल अंसारी से मदद लेने के बाद क्या वाराणसी का और बाकी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उनका समीकरण कुछ बदलेगा? क्या कांग्रेस के पक्ष में इस प्रकार की सहानुभूति जनता की है जिससे कि उसका वोट बढ़ेगा? क्या मुसलमानों की इस समय की सोच जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है कि जो कुछ मिलना होगा वो मिलेगा ही, या इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी? और विपरीत प्रतिक्रिया में कहीं ज्यादा ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में तो नहीं हो जाएगा? ये ऐसे 4 मूल प्रश्न इससे पैदा होते हैं जिन पर जब विचार करेंगे तभी सही निष्कर्ष आएगा। बाकी मीम अफजल साहब स्वतंत्र है मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 मूल प्रश्न है। और इसमें मेरा निष्कर्ष इतना ही है दीपक जी कि ये संभव है कि कांग्रेस ने जो अफजाल अंसारी से समर्थन लिया है उसका रिएक्शन बीजेपी के फेवर में हो जाए। और कल ही चुनाव है, अगर परसों लिया होता तो शायद थोड़ी कल ही चुनाव है, हम लोग सोच रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद के दौर में ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं होगी, लेकिन ये संभव है कि रातों रात वहां का माहौल बदले और ध्रुवीकरण हो जाए। इसलिए कांग्रेस का जो था है ये स्वयं के लिए भी एक घातक स्टेप है। ये जी बिल्कुल कल वाराणसी की सीट पर मतदान नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पूरा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। मीम अफजल साहब ने कल 14 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वाराणसी में कल थोड़े, वाराणसी में नहीं है। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मैं वही सवाल पूछूंगा मीम अफजल साहब से कि डॉन का हाथ मिलाने से क्या कांग्रेस का हाथ और मजबूत हो जाएगा। तो क्या डॉन की दोस्ती से कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा? मीम अफजल साहब कुछ डाटाज आए हैं वो आपको बताता हूं। उन्होंने जो अपना इलेक्शन डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है उसमें 17 केसेस उनके पास हैं। उसमें हत्या का प्रयास, बलवा उनके ऊपर, मकोका, गैंगस्टर एक्ट, टाडा, जेल में रहने के दौरान हत्या और जितनी तरह की राइटिंग हो सकती है सभी कुछ लगा है। इनको आप राजनेता कहेंगे? देखिए, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने इस टेक्निकल बात को कहा नहीं, इसलिए कि जाहिर है कि मेरी टेक्निकल बात को आज कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। क्या आप मुझे बताइए, अफजाल अंसारी के ऊपर कोई केस है जो उनके भाई हैं और एमएलए हैं?
बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। किया है, और जिस वक्त उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया था, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही कि कांग्रेस ने उनसे सपोर्ट मांगा था। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मुख्तार अंसारी का सपोर्ट है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। खड़े तो मुख्तार अंसारी हो रहे थे, बता रहा हूं मैं आपको, खड़े मुख्तार अंसारी हो रहे थे। उसके बावजूद ये हकीकत है कि अगर मैं ये बात कहूंगा तो उसको आप मानने वाले नहीं हो, आप उसमें मुख्तार अंसारी का ही नाम लेने वाले हैं। अब आपने कहा कि वो डॉन है, डॉन की परिभाषा क्या होती है ये आपने बता दिया। तो आने वाले वक्त में लोग तय करेंगे कि अगर वो डॉन हैं और उनके नाम पर वोट नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे, और हमको नाकामी होगी उसके अंदर। और अगर वोट पड़ता है तो फिर वो उसी तरह पड़ेगा जिस तरह मुरली मनोहर जोशी जैसे एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के लीडर उस जमाने में थे और इत्तेफाक से ब्राह्मण भी थे, तो उनके मुकाबले पर वहां के ब्राह्मणों ने अफजाल अंसारी पर भी मुकदमा है सर, एक डॉन को वोट दिया और मुरली मनोहर जोशी को वोट नहीं दिया। मीम अफजल साहब, नए फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, आपको अवधेश भाई पढ़ के सुनाएंगे। देखिए मुकदमा तो आप गिरवाई चुके हैं। अफजाल अंसारी ने 2007 में चुनाव लड़ा था मीर साहब, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा था 147, 48, 353 FIR नंबर, ये लिखा हुआ है। दूसरा है 147, 48, 149, 307, 302, 404, 120B, ये भी एक केस है। उसके बाद केस नंबर जो है मोहम्मदाबाद गाजीपुर, मतलब हत्या 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, ये सारे 147। तो अफजाल अंसारी पर भी केस है। और चार्जशीट टू अटेम्प्ट मर्डर IPC सेक्शन 307, तो ये सारे उनके हैं। चार्ज रिलेटेड टू मर्डर है, चार्जेज रिलेटेड टू राइटिंग है, चार्जेज रिलेटेड टू राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स है। अफजाल अंसारी पर भी मुकदमे की लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी जी आज तालियां बजा रहे होंगे मेरे ख्याल से, काफी तैयारी के साथ आप आए हैं। सर तैयारी करके ही रहता हूं, बिना तैयारी के मैं जीवन में अमित शाह के केसेस दोहराएंगे कभी किसी वक्त। उत्तर प्रदेश में प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनका आएगा तो उनका भी दोहराएंगे, उनका आएगा तो अभी तो ऑर्डर से गुजरात में घुसने पे पाबंदी थी। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को चला रहे हैं और इसी वाराणसी में हीरो नंबर 2 बन करके मोदी जी के साथ जीप पर घूम रहे थे। अरे सर CBI आएगी तो आप ही की है, क्यों ना अरेस्ट करवा लिया? वो डॉन है, उनका मौका आएगा तो हम लोग भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है मीम अफजल साहब, और आपकी CBI ने जांच करी है। तो आप दूसरा गिरफ्तार करवा लिया और जो गिरफ्तार होगा उसका कोई क्रेडिट नहीं। नहीं, छोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने है ना। आप सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट को तो गलत नहीं ठहरा सकते। आपकी मालूमात बड़ी वसी है। थोड़ा सा अमित शाह के केसेस का भी जिक्र कर दीजिए। नहीं, आज तो बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। वाराणसी के अंदर अमित शाह आएंगे, उनका भी करेंगे, ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उनका भी करेंगे। अरे आप बताइए ना, मुख्तार अंसारी पर जो केसेस हैं, कहीं अमित शाह का भी जिक्र कर दीजिए ना। अरे सर भाग क्यों रहे हैं? कांग्रेस एक डॉन से, उसके परिवार से समझौता करके इस देश को क्या संदेश देना चाह रही है? आप प्रश्नों से भाग रहे हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वोट के लिए एक गैंगस्टर से, जिसके बारे में अमित शाह के समाजवादी पार्टी ने नकार दिया, बसपा ने नकार दिया, उसको कांग्रेस ने क्यों स्वीकारा और संदेश क्या देना चाहती है? एक देश के नागरिक के नाते भी ये जानने का हम लोगों का हक है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, नहीं, उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है। आप भी सपोर्ट देने घोषी से जा रहे हैं और आपकी गुलाम नबी आजाद साहब गए थे। एक मिनट बाइट सुन लेते हैं। अफजाल अंसारी ने क्या कहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अफजाल अंसारी ने क्या कहा है, सुन लेते हैं, 1 मिनट। आप तो इस समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एकता मंच के नेताओं के साथ संपर्क साधा और समर्थन मांगा है। अफजल साहब सुन लिया आपने, आपके नेताओं ने संपर्क साधा और समर्थन मांगा। चलिए ठीक है, मान लिया इसको। आप नकार रहे थे अभी तक। जनता फैसला करेगी। आप चाहें तो फांसी चढ़ा दें इसके लिए।
मीम साहब, आज आप जो है बातचीत में कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। आप हर चीज को पहले डिनाई कर देते हैं, फिर जब सत्य सामने आ जाता है तो फिर आप कहते हैं चलिए ठीक है। ये आपकी शैली क्या कहलवाना चाहते हैं वो कह दूं? आपकी शैली तो बड़ी बताइए आप क्या कहलवाना चाहते हैं वो कह दूं? थी जिसमें कि तथ्यों के आधार पे आप चीजें रखते थे। आप कम से कम आप तो गलत बयानी क्यों करते हैं? अगर आपके संगठन ने मांगा तो ये क्यों कह रहे कि संगठन ने नहीं मांगा? आप मैं क्या कहूं ये बताएं आप मुझे। छाती चौड़ी करके कहिए हाँ ये इसी तरह के लोग हैं जिनसे आप समर्थन लेना चाहते हैं। हम तो जरूर मांगेंगे, कहिए ना। लेकिन ये क्यों कह रहे कि हमने समर्थन नहीं मांगा, उन्होंने अपनी तरफ से दिया। कम से कम गलत बयानी आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप तथ्यों पे बात करते हैं, आप लफाजी नहीं करते हैं। आज मैं हैरान हूं कि आप तथ्यों को झुटलाने में लगे हुए हैं और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर हाँ करते हैं। ये तो ठीक नहीं है भाई। आपके चाल चरित्र चेहरा आपके संगठन का सामने निकल के आ गया। एक तरफ आप यहां पे ये समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात करते हैं राहुल गांधी जी कि नहीं अपराधी छविकरण जो है उसके खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूं, मैं अध्यादेश फाड़ूंगा। अरे भाई चलिए मैं आप सबको रोकूंगा, बड़ी बहस में मेरे पास वक्त इतना ही था। फैसला आप लोगों को करना है कि ये गठजोड़ वाकई में आप इसको कितना पाक मानते हैं, कितना नापाक। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।